नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम जाति जनगणना में उन लोगों की जो अपने आप को किसी जाति का मानते ही नहीं। मज़ेदार बात है ना। इसी चीज़ को आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जाति जनगणना होती है इसमें ऐसे लोग कहाँ गए या उन लोगों का क्या होगा जो किसी जाति को समझते ही नहीं, यानी कि अपने आप को नो कास्टिज्म यानी कि किसी भी कास्ट का नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पर बात कर लें। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जाके कमेंट करना है, जिससे कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं जाति को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, ये भी हमें समझ में आए। एक वीडियो हमने 1 साल पहले किया हुआ था जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की बात किया था, जिसमें अगर कोई अपनी जाति बदलना चाहता है उसको लेकर हमने किया था, जिसमें इतने कमेंट आए हैं और हर कोई जाति बदलना चाहता है और उसमें ये पूछा जाता है कि जाति बदलने पर क्या आरक्षण मिलेगा। तो भैया इतना आप जान लो, आप अगर अपनी जाति को बदल रहे हैं खुद की इच्छा से तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण फिर नहीं मिलेगा आपको अपनी जाति का। यानी मान लीजिए आप एससी से आप किसी और ओबीसी जनरल या कोई और कास्ट में अगर जाना चाह रहे हैं, वैसे ऐसा होता तो नहीं है टेक्निकली, लेकिन जब अगर आप मान भी लेते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के फिर एससी कैटेगरी के लाभ नहीं मिलेंगे, ना ही स्कूल संस्थानों में, किसी शिक्षण संस्थान में, ना ही कोई जॉब में, कोई नौकरी में, ना ही किसी भी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती हैं कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। चलिए आइए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं कि देश में अगली जनगणना के दौरान जातियों की गिनती की जा रही है या होगी। तब तक सेंसस में दलितों और आदिवासियों को गिना जाता रहा है, लेकिन कास्ट सेंसस पहली बार होने वाला है। इस गणना में वे लोग भी शामिल होंगे जो जाति बताने से इनकार करते हैं। साल 2011 में लगभग 46 लाख से अधिक ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपनी कोई जाति नहीं बताई थी। इस आबादी को डेटा अनयूजेबल मान लिया गया था, यानी कि किसी भी प्रकार से यूज में नहीं लिया गया था। लेकिन क्या वो 46 लाख लोगों को योजनाएं नहीं मिलेंगी? इन्हीं सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में समझाने की और समझने की भी कोशिश करेंगे। देश में साल 1931 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो गया था। अब लगभग 100 सालों बाद एक बार फिर से कास्ट सेंसस का ऐलान हुआ था, यानी कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद यानी कि आज़ादी के बाद आज तक कभी जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है। वैसे बिहार में राज्य स्तर पर हुई है। ठीक है, 1931 में हुई थी तो उसको अंग्रेजों ने करवाया था। खैर, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे हिंदू धर्म में लोगों को जो सनातन परंपरा है उसमें जाति में बांटने का आरोप लगाती रही थी और विपक्ष के जो मांग थी विपक्ष की कि जाति जनगणना करवाइए, उसको हमेशा खारिज करते जा रही थी। लेकिन आपने देखा होगा मोहन भागवत ने फिर इसका समर्थन किया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं, क्या हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त होने हो, या जिनकी एक नारा है ना, जिनकी जितनी जाति भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो आने वाले समय में जो आरक्षण का प्रावधान है 50%, वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ सकता है अगर जब जाति जनगणना में जातियों की संख्या बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी को मिलता है और ओबीसी में ही सबसे ज़्यादा जातियां आती भी हैं। इसमें कुछ ऐसी जातियां भी आती हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे यादव समाज। यादव समाज को अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने यादव समाज को लाभ देने के लिए उसमें ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया था, जबकि यादव पहले जनरल में हुआ करते थे। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि जो यादव हैं वो सवर्ण थे, उनको ओबीसी में डालकर सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब किया गया। तो ऐसे आने वाले समय में भी क्या भाजपा भी ऐसे कुछ रूल्स ला सकती है, जैसे जनरल में किसी जैसे ईडब्ल्यूएस है, शायद ईडब्ल्यूएस का कोटा बढ़ा दें, या बढ़ाने से पहले कुछ और। अगर देखिए 50% का क्राइटेरिया टूटा तो फिर ये 10% ईडब्ल्यूएस का भी जो रूल्स है उसमें भी परिवर्तन होंगे। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और जातियों में अभी इतना आसान नहीं है जाति जनगणना। जाति जनगणना होने के बाद कितना बवाल होगा देश में, ये आपको समझना चाहिए कि हर कोई चाहेगा कि उसे प्रतिनिधित्व मिले, उसे हर संस्थानों में, शिक्षण संस्थान हो, जॉब हो या सरकारी कोई योजना है, उन सब में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा मिले,
तो उसकी भी लड़ाई होगी। और आने वाले समय में मेरा अनुमान है कि दर्जनों ऐसे आंदोलन शुरू हो जाएंगे जो देश को एक अलग ही दिशा में लेके जाएंगे, और शायद देश जो विकासशील या विकसित देशों की श्रेणी में घुसने की कोशिश कर रहा है वो शायद 50 साल पीछे जाति की वजह से हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा दोष इसका भारतीय जनता पार्टी को नहीं दूंगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या और भी विपक्षी दलों के जो नेता हैं उन लोगों ने जाति जनगणना का मुद्दा ऐसा बना ही दिया था कि भाई सबको सत्ता चाहिए, बीजेपी को भी सत्ता चाहिए। राष्ट्र सेवा अलग चीज़ है, राज्य सेवा अलग चीज़ है, देश सेवा अलग चीज़ है, लेकिन सत्ता रहेगी तभी ना कोई सेवा करेगा। तो सत्ता शायद बरकरार करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अच्छा, जो लोग किसी जाति में नहीं रखते हैं या फिर ऐसे लोगों की मौजूदगी से जनगणना पर क्या असर होने वाला है, उन सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया कि 1931 में ब्रिटिश राज में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें जनगणना आयुक्त जनरल जॉन हेनरी हटन ने माना था कि देश को समझने के लिए जातियों की गिनती बहुत जरूरी है। वे इसे ब्रिटिश राज को और मजबूत बनाने के लिए समझना चाहते थे और कमजोर तबके को फायदा मिले, ऐसा कोई इरादा इनका नहीं था। इस सेंसस में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी अगड़ी जातियों और उनके पेशों की भी डिटेलिंग हुई। इसके 10 सालों बाद जब वे अगले सेंसस का वक्त आया, दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था और लड़ाई के कारण प्रोसेस आधी अधूरी रह गई थी। और आज़ाद भारत में जब पहली बार ये प्रोसेस होनी थी तब सवाल आया कि क्या कास्ट सेंसस कराया जाए। तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला लिया। इसके कई कारण थे, लेकिन असल वजह यह थी कि सामाजिक और राजनीतिक टकराव न हो। सरकार चाहती थी कि लोग खुद को भारतीय नागरिक की तरह देखें, न कि किसी कास्ट को ऊपर रखें। लेकिन ओबीसी की बात चलने पर साल 1931 का सेंसस ही आधिकारिक डेटा देता था, जिसका आज तक इस्तेमाल होता है। साल 2011 आया। साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के दौरान जब सरकार ने जाति संबंधी जानकारी पर काम शुरू किया, तब लाखों लोगों ने जाति बताने से मना कर दिया या लिखा कि वे जाति में यकीन नहीं करते हैं। माना जा रहा है कि अब की बार इसके लिए भी कोई कॉलम आ जाए ताकि उन लोगों को भी काउंट किया जा सके जो खुद को जातियों से अलग रखते हैं, और जिससे उनके लिए भी कोई ना कोई योजना या उनके लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था की जाए। भाई जब जाति को नहीं मानते तो शायद उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। ठीक है। दरअसल पिछली जनगणना में 46 लाख परिवारों ने अपनी जाति नहीं बताई, तो उसे डेटा अनयूजेबल में डाल दिया गया, क्योंकि तब ऐसा कोई कॉलम नहीं था। बाद में सरकार ने माना कि इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह की टर्म का इस्तेमाल सही नहीं है। इसके बाद ही जाति को न मानने वालों को भी मान्यता देने की बात उठने लगी। हो सकता है कि आने वाले सेंसस में नो कास्ट एफिलिएशन का विकल्प शामिल कर दिया जाए। फिलहाल ये ऑप्शन औपचारिक तौर पर आया अभी नहीं है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि खुद को जाति से बाहर रखने वालों का तबका कितना है, कौन लोग हैं या मिला जुला है। लेकिन देश में धर्म न मानने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो एक कॉलम उनके लिए भी होना चाहिए कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। पिछले सेंसस में धर्म के लिए पूछे कॉलम में अदर्स का ऑप्शन था, यानी कि आप किसी और चीज़ को मानते हैं, जिसमें नो रिलीजन भी शामिल था। उस समय लगभग 29 लाख लोगों ने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। हालांकि इसमें से महज कुछ हजार ने खुद को साफ तौर पर नास्तिक कहा, यानी कि ईश्वर में, अल्लाह में या जीसस में, किसी भी प्रकार के देवी देवता में, किसी भी प्रकार के संत समाज में या किसी भी प्रकार के मतलब पैगंबर में या ईसाई धर्म के कोई भी प्रवर्तक, किसी भी चीज़ में उनका विश्वास नहीं था। यानी कि उनको सिर्फ अपने शरीर से मतलब है, भौतिकवादी जिन्हें कह सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सिर्फ सुख सुविधाओं से मतलब है और उन्हें किसी देवी देवता मरने के बाद अमृत तो प्राप्त हो रहा है कि नर्क में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, हमको कोनो मतलब नहीं है भैया। हम जब तक हैं, जिंदा हैं, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो। नास्तिक उसे ही कहता है कि उसको, मान लीजिए नास्तिक का मतलब ये हो गया कि वो चोरी करेगा, लेकिन उसे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि चोरी कर रहे हैं तो पाप पड़ेगा, उसको पाप का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि क्या तुम नास्तिक हो। आपको बता दें कि गैलप ने भी साल 2012 में एक सर्वे किया था, गैलप, ठीक है, जिसके अनुसार देश में 81% लोग खुद को धार्मिक, 13% गैर धार्मिक और 3% अपने को नास्तिक मानते थे। जब लाखों लोग खुद को नो कास्ट कहते हैं या जाति कॉलम को खाली छोड़ते हैं तो सरकारी डेटा अधूरा रह जाता है। यह तय करना मुश्किल होगा कि कौन किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा। साल 2011 की SECC में यही हुआ था, जब स्पष्टता न होने की वजह से सरकार को डेटा अनयूजेबल कहना पड़ गया। वैसे अगर ये आबादी बढ़े तो इसका असर आरक्षण नीति पर काफ़ी अलग तरह से हो सकता है।
बता दें कि बहुत से देशों में ये कैटेगरी होती है जिनमें से ज़्यादा विकसित देश होते हैं। तो सब मिला जुला कर ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें जो किसी जाति को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो इस हिसाब से एक अलग व्यवस्था बनाई जा सकती है और शायद ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग से कोटा फिक्स कर दिया जाए या किसी कोटे में उनको एडजस्ट कर दिया जाए। मुझे लगता है सब मिला जुला के जनरल में ही सबको डाला जाएगा। ठीक है, वैसे भी जनरल में सभी लोग आ जाते हैं जो भी उस कैटेगरी में अपने आप को फॉर्म डाल देते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिक जनरल के हकदार बन जाते हैं। और जनरल में थोड़ा सा फाइट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं और फिर उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार को आपको आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। मान लीजिए किसी परीक्षा में कोई आरक्षण वाला, चलिए हम उत्तर प्रदेश या टीचिंग एग्जाम्स की ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए जो टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जनरल को 90 नंबर चाहिए होते हैं, टोटल नंबर 150 होता है। जनरल को 150 में से 90 नंबर पासिंग मार्क होता है। वहीं ओबीसी होता है या अन्य कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हें 82 नंबर चाहिए होता है। और भी SC ST या शेड्यूल ट्राइब जैसे लोग होते हैं, उन लोगों के लिए शायद और भी कम होता हो, लेकिन 82 और 90, अब आप सोच के देखिए कि कोई आदमी 90 नंबर में पास होता है और कोई आदमी 82 नंबर पर पास हो जाता है, तो आरक्षण से 8 नंबर का लाभ होता है। अब 8 नंबर लाना कितना कठिन होता है ये तो छात्र ही बता सकते हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो आरक्षण की वजह से ये लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से जनरल कैटेगरी में मेहनत करना ज़्यादा होता है और जो कास्ट सर्टिफिकेट का यूज करते हैं, जो आरक्षण नीति में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कम अगर मेहनत करते हैं तब भी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।